ऑर्गेनिल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने डिस्कवरी ऑफ सेल डिस्कस किया था। मींस फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, है ना। ही जस्ट गिव द नेम सेल फ्रॉम सेल्यूला। उन्होंने सिर्फ नेम दिया एंड सजेस्ट किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत फाइन स्ट्रक्चर जिसको हम सेल कहते हैं उनसे बने हुए हैं। इस डिस्कवरी के बाद सेल की जो फर्दर डिस्कवरीज हुई उसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी आई। न्यूक्लियस विच इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। देन सेल की फर्दर स्ट्रक्चर हुई और सेल थियरी, है ना, ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा देती हूँ। सेल थियरी दो साइंटिस्ट थे, श्लीडर एंड श्वान, है ना। उन दोनों ने ये सेल थियरी दी थी। इसके 3 एस्पेक्ट उन्होंने दिए। साइंटिस्ट श्लीडर एंड श्वान दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल थियरी दिया और उन्होंने क्या बोला इन थियरी में। इस थियरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of life is cell, or we can say cell is a structure and functional unit of life। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। because every life means living organism is made up of cell, है ना। सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी। सो द फाइनेस्ट थिंग इज सेल। तो सेल फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। एक बॉडी है वो पूरी तरह से सेल से बना हुआ है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल यूनिट? ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। हर सेल का अपना एक फंक्शन है या फिर वो सेल कंबाइन होकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऑल ओवर द बॉडी जो भी सेल्स है वो अपना अपना फंक्शन कर रही है ना। तो वो क्या हो गई? फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ मींस बॉडी हो गया। ये हो गया सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। All living organisms are made up of cell. Yes, all living organisms are made up of cells. ये हमको पता ही है ना, क्योंकि हमने चैप्टर ही हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये इसका एक पॉइंट हो गया। देन न्यू सेल्स originated from pre-existing cells। obviously means इसका मीनिंग क्या हुआ? pre-existing cells means जो भी नई सेल डिस्कवर होती है वो पहले वाली सेल के प्रोसेस, यानी जो पहले से सेल्स हैं उनसे ही न्यू सेल्स ओरिजिनेटेड होंगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। जो चैप्टर के लास्ट में आएगा हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो न्यू सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मींस जो पहले से सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगी जिनसे नई सेल ओरिजिन होंगी या नई सेल का ओरिजिन होगा। तो उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। सो बेसिकली सेल थियरी इज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, श्लीडर एंड श्वान। देयर आर 3 मेन कांसेप्ट ऑफ दिस थियरी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। Living organisms are made up of cells and new cells originated from pre-existing cells। तो ये हो गया सेल थियरी का इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। नेक्स्ट बुक के टॉपिक्स जो दिए हुए हैं वो रैंडम है। हम सिस्टमैटिकली जिन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे आपको बुक में उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हम ब्रॉडली कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ओके, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल बट इनको ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनि मींस वन, सेल्युलर मींस मेड अप ऑफ सेल। इफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन सेल ओनली। अगर कोई एनिमल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही सेल का बना हुआ है, जैसे बिगेस्ट सेल एग होता है ना, तो
इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे छोटा ही होगा, कोई सेल बड़ा भी हो सकता है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर बड़ा भी हो सकता है। सो सेलुलर organism which are made up of one cell is known as unicellular organism, and other than unicellular organism means organism which are made up of many cells। सब लोग है ना, यूनिसेलुलर के अलावा जितना भी सब बचता है वो मल्टी सेलुलर में आएगा, यानी वो मैनी सेल्स के बने हुए होंगे, है ना। अब इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, जिसमें एक डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो टर्म भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन सेल, मींस देयर बॉडी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, है ना। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें सेल्स ग्रुप बनाने लग जाएंगे, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसका मीनिंग हम समझते हैं। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? व्हिच इज एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर मींस वर्क का डिवाइडेशन। अगर एक ही सेल है तो ऑब्वियसली बॉडी के सारे फंक्शन उसी सेल को करने हैं, रेस्पिरेशन भी वही करेगा, डाइजेशन भी वही करेगा सेल, है ना, और एक्सक्रीशन भी वही करेगा, रिप्रोडक्शन भी सेम सेल करेगा, उसके लिए कोई स्कोप नहीं है ना, क्योंकि उसके पास एक ही सेल है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर मींस वर्क का डिवाइडेशन एब्सेंट होता है, ऑब्वियसली, है ना। एक ही सेल है तो वो सारा फंक्शन वही परफॉर्म करता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, मींस अगर बहुत सारी सेल है तो वो सारी सेल्स वर्क को डिवाइड कर लेती है। जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं वो अपना रेस्पिरेशन का फंक्शन करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ के सेल्स हैं वो डाइजेशन का वर्क परफॉर्म करती है ना। एक्सक्रीशन के लिए अलग हमारे पास सिस्टम है, तो एक्सक्रीटरी सेल्स होती है वो वहाँ पर एक्सक्रीशन का वर्क परफॉर्म करती है। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर मींस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक सेल्स, तो वहां पर वर्क का डिवीजन होता है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में उसकी टर्म के अलावा जो उसकी मीनिंग है उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये टर्म आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर आर मेनी सेल्स एंड वर्क इज स्पेसिफाइड टू पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड सेल। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, इतना बेसिक करने के बाद हम अब सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने आपको बताया था कि हम सेल को 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। वन इज साइटोप्लाज्म, देन सेल न्यूक्लियस और वी कैन से न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम इसका लिस्ट भी दिया था सेल ऑर्गेनेल्स का, है ना। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ब्रॉडली हम सेल को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो सेल ऑर्गेनेल नहीं है ना, वो सेल का ही पार्ट है, लेकिन वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसलिए हम उसको डिफरेंट और सेपरेट स्टडी करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड ऑफ सेल इन विच ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर एक टर्म दिया हुआ है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आएगा बुक में, इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म क्या है प्रोटोप्लाज्म क्या है। सो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों को मिला के एक टर्म यूज करते हैं दैट इज प्रोटोप्लाज्म, और इसका मतलब होता है लिविंग। ठीक है, एक लिविंग सेल है, उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब लिविंग है, अपना वर्क कर रहे हैं, है ना, और न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर रहा है। हम आगे देखेंगे न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। ओके, सो न्यूक्लियस इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और मैंने साइटोप्लाज्म के लिए आपको एक और रिमार्क बताया था, साइट ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। हम यहाँ पर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं वो भी, जैसे
यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है लिविंग फ्लूइड और लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं जिनको हमको वन बाय वन स्टडी करना है। ओके, सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। एंड नाउ वी विल स्टार्ट सेल ऑर्गेनल। उससे पहले जैसे जब भी हम सेल स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, उसको डिटेल में स्टडी करने का है। लेकिन न्यूक्लियस से भी पहले एक आउटर कवरिंग आती है सेल का। जैसे हम सेल ड्रॉ करेंगे, हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, उसका आउटलाइन, है ना। तो दिस आउटलाइन व्हिच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, हम इसको स्टडी करते हैं सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से व्हेन सेल इज लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सिर्फ आउटर कवरिंग नहीं बोलेंगे उसको, साइटोप्लाज्म को कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन एक टर्म है जिसको हमको यहाँ पर स्टडी करना है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था, हम सेल ऑर्गेनल्स के दो पार्ट्स करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अगर सेल और सेल मेम्ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, बेसिकली हम यहाँ पर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। जब हम चैप्टर फिनिश करेंगे तो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में अपने आप डिफरेंस कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एक नॉर्मल सेल यानी एनिमल सेल यानी लिविंग सेल की बात करते हैं। अगर उसके बाद प्लांट सेल में कुछ स्पेसिफिक होगा तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर एनिमल सेल की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है ना। तो यहाँ पर आपको एक टर्म है कि एनिमल सेल और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ओके, इसका कंपोजिशन भी है, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो 75 अप्रोक्सीमेटली % होता है और जो प्रोटीन होता है वो 25% होता है। तो जो सेल है उसका आउटर मेम्ब्रेन है, उसका अगर स्ट्रक्चर देखें, आपको इसका स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए तो उसका स्ट्रक्चर भी बहुत डेफिनेट होता है, जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना। इसमें फॉस्फोलिपिड इस तरह से होते हैं, दोनों साइड पे अगर हम बनाते हैं तो ये फॉस्फोलिपिड इस तरह से होते हैं जिसके दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग और हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। और यहाँ पर प्रोटीन जो होते हैं वो इस तरह से यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जो बाहर की साइड होते हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और जो अंदर की साइड होते हैं उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। लेकिन ये अभी थोड़ा अबव लेवल है, हमारे नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। तो 75% सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है एंड रिमेनिंग 25% और 20% ये प्रोटीन से बना हुआ है। अब दोनों टर्म समझ लेते हैं। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो मतलब इसमें एक तो क्या है, फॉस्फोरस है और दूसरा क्या है, लिपिड यानी फैट है। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या वर्ड बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड। ओके, और नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, यानी प्रोटीन का बना हुआ है। तो एक ही टर्म हो गई स्ट्रक्चर में कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर में आएगा। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है आपको तो मैं इसका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डायग्राम भी आपको दे दूंगी, तो आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पर अगर आपको लेबल करना है तो यहाँ पर ये जो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है फॉस्फोलिपिड, और ये जो अंदर की साइड है प्रोटीन इंट्रिंसिक, और ये जो बाहर दिखता है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इसका डिटेल नहीं दे रही क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सेल मेम्ब्रेन हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन. It is outer covering of cell which enclosed cytoplasm or protoplasm. जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को क्या करती है, एनक्लोज यानी कवर करता है. ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ फंक्शंस. ऑब्वियसली अगर ये एनक्लोज करा है तो इसका प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन
ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ये साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनेल्स को, प्रोटोप्लाज्म को कवर करके रखता है, एक एनवलप की तरह फंक्शन करेगा, तो जो भी हार्मफुल एक्टिविटीज हैं या बाहर जो भी एक्टिविटीज हैं जहाँ पर सेल प्रेजेंट है, उससे सबसे पहले उसका एक प्रोटेक्शन फंक्शन होगा और कवरिंग शील्ड, यानी ये एक कवरिंग शील्ड फॉर्म करेगा किसी भी सेल के ऊपर। फर्स्ट फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन, ओके। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल। ऐसा नहीं है कि सेल अपने अंदर किसी भी कोई भी पार्टिकल्स है या कोई भी मटेरियल है उसको अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा, है ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सेल कुछ इंपॉर्टेंट जो उसकी सेल जो अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के लिए हार्मफुल नहीं है उनको अलाउ करेगा, और जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको सेल से बाहर निकालने का फंक्शन करेगा एज अ वॉचमैन। तो इट विल प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एंट्री ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स और सम टाइप ऑफ फ्लूइड या एंटीजेंस भी जिनको बोलते हैं। और अगर सेल के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठे हो गए, है ना, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट उनको रिमूव करना है बॉडी से, तो वो उसको रिमूव भी करेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्ट करना है कि कौन से पार्टिकल अंदर आएंगे और कौन से पार्टिकल्स बाहर जाएंगे, है ना। इसलिए एक डेफिनेट टर्म यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज करते हैं, इट वर्क्स एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, सेलेक्टिव मींस इट विल सेलेक्ट, परमिएबल मींस गिव परमिट, है ना, एंड मेम्ब्रेन, और इसको बोलेंगे SPM, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मींस cell membrane always selects the particles which are entering or exiting from the cell। तो दो इसके important function हो गए, protection and entry and exit of the material, that's why it is known as selective permeable membrane, ठीक है। तो ये हो गया cell membrane। इतना ही करेंगे आज। सेल मेम्ब्रेन के साथ प्लांट की एक आउटर कवरिंग है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों को कंपेयर करेंगे, और इस दोनों के फंक्शन में सेम ही होगा कि वो भी प्रोटेक्शन करेगा, एनक्लोज करके प्रोटोप्लाज्म को, लेकिन वहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाएगा कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज नॉन लिविंग, ठीक है, ओके। तो वो जो नॉन लिविंग पार्ट है वो उसको सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल बना देगा, है ना, जबकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।